कि असांजा माण्हू कोन या फैज़ हमीद, पर हा फैज़ हमीद हिकिड़ो सुठो माण्हू हुयो, इहो ॻाल्हि बि क्लियर कई आहे बानी PTI। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आफ्ताब साहब, पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, अब जो सहूलतकार थे PTI के, जो राबताकार थे PTI के, जो बानी PTI की जेल में मदद कर रहे थे, जो जेल से बाहर बानी PTI की मदद कर रहे थे, एक एक को पकड़ा जा रहा है। सर, मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से पहले ये बात कही थी कि एहतसाब जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का और साकिब निसार का होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे ही जनरल फैज़ का एहतसाब शुरू होता है तो फिर बाजवा साहब की बातें शुरू हो जाती हैं कि बाजवा साहब का भी एहतसाब होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि वेटरन्स की जो मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ अपने रिटायर्ड साथियों के साथ मिलते हैं और बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था, वहाँ पे भी जनरल बाजवा मिसिंग नज़र आते हैं, नहीं थे वो तस्वीरों में भी कहीं पर भी। तो बहुत अजीब सी बात लग रही है। और फिर हमने देखा कि आज साकिब निसार साहब का लंदन से बयान आ जाता है कि मैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद भागा नहीं हूँ मुल्क छोड़ के, मैं अपनी मीटिंग्स करने आया हूँ और मैं सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाऊँगा। लग यही रहा है कि सबका एहतसाब होगा। आपको लग रहा है सर ऐसा? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ। आज हमने भी कल परसों 14 तारीख को हमने सालगिरह मनाई, पाकिस्तान की 77वीं आज़ादी की सालगिरह। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि आप अपनी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं कि क्या पाकिस्तान आज़ाद है? इसे आज़ादी कहते हैं? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर हमें आज़ादी लेने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी, हम एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क हैं, एटमी पावर है, हम दुनिया के अंदर हुक्मरानी करने के लिए बने थे। ये पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जो कि कलमे की बुनियाद पर बना, जो बना इसीलिए था। अगर मुसलमान होने का मतलब गुलामी है तो मैं तो हैरान होता हूँ। मुसलमान का मतलब तो ये कि आज़ादी, उसे हर चीज से आज़ादी है, उससे हर काम करने पर आज़ादी है, क्योंकि उसने जवाब देना है अल्लाह को। अगर अच्छे काम करेगा उसको अच्छा सिला मिलेगा और गलत काम करेगा गलत सिला मिलेगा, उसका जो भी होगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर इदारे होते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि फौज जो है वो एक इदारा है जिसका चीफ जो है वो आर्मी चीफ होता है, चाहे कोई भी हो, और उसके जो झेली इदारे हैं वो उसके जो मातहत होते हैं। तो क्या ISI चीफ के मातहत नहीं थी? अब क्या पाकिस्तान में इससे पहले जो सब कुछ हुआ है, बहुत सारी साजिशें हुई हैं, क्या उनमें उन लोगों को सजा मिली है? क्या उनका फौजी ट्रायल हुआ है कि जिन्होंने ये, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़ियाउल हक का फौजी ट्रायल हुआ? ज़ियाउल हक ने रातों रात हुकूमत संभाल लीजिए, समझे ना, भुट्टो साहब को घर भेज दिया, समझे। इसी तरह और भी है। जिसने मुल्क तोड़ा उसका ट्रायल भी नहीं हुआ सर। जी, जिसने मुल्क तोड़ा उसका भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं तो होता। कह रहा हूँ, यही वजह है कि लोग आज सोच रहे हैं कि बाजवा साहब कुछ पिक्चर से गायब नजर आ रहे हैं। बाजवा साहब का नाम जनरल फैज़ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके फैमिली के रवाबिते हैं, वो बहुत क्लोज हैं फैमिली उनकी दोनों की। और जब PTI की गवर्नमेंट बनी, दोनों को कहा जा रहा है कि वो सहूलतकार थे PTI के, वो ही थे जो PTI को पावर में लाए हैं। तो यकीनन क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि ऐसा एहतसाब शुरू हो चला है तो शायद बाजवा साहब से भी सवाल जवाब? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये होनी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो इदारा हो, चाहे कोई दूसरा इदारा हो, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो 2 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उनका ECL में नाम होना चाहिए। अब आपको पता है कि बाजवा साहब, इधर लोग बात कहते हैं कि जी फ्रांस में, कोई कहता है, कोई, अब ऑस्ट्रिया की बात हो रही है कि ऑस्ट्रिया के अंदर घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मतलब उस वक्त का जो सरबराह था वो तो घूम रहा है बाहर, और उसके मातहत इदारे का जो सरबराह है उसके ऊपर आप इल्जामात लगा के उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, ये इनका अपना एक डिपार्टमेंटल मसला है, इनको करनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि ये एक जनरल साहब, 2 ब्रिगेडियर, एक कर्नल जो है इनके ऊपर कोर्ट मार्शल होता है, लगता है, तो बिल्कुल करें और सब कुछ सामने लेकर आए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो उसमें जो जो शामिल है, अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था, पाकिस्तान, तो फिर यकीनन उनको इसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये लगता है ऐसा है कि नहीं, पाकिस्तान के लिए इसमें कोई वो नहीं थी,
तो फिर मतलब मार्शल का मतलब तो आपको वो जो है क्या कहते हैं कोर्ट मार्शल का मतलब तो आपको पता ही है कि लगता उसी वक्त है जब ऐसा लगता है कि मुल्क से गद्दारी या कोई ऐसा बड़ा काम किया हो जिसकी सजा होनी चाहिए। तो फिर सर पीटीआई की सहूलतकारी गद्दारी से आजकल कम नहीं समझी जाती। मुझे ये बताइए सर कि आपके लीडर बानी पीटीआई ने अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक मैसेज और दिया कि एहतसाब का अमल अच्छा है लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी सबका एहतसाब होना चाहिए। सर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एहतसाब के अमल में एक बली का बकरा ढूंढा जाता है कि इसको बकरा बनाया जाएगा, इसको सारी सजा मिल जाएगी और जो असल मास्टरमाइंड होगा वो आज़ाद घूमेगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आज तक कभी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हुई है आफ्ताब साहब जो आज होगी? अच्छा देखिए, मैं तो ईमानदारी की बात है, आपने भी जैसे कहा, तो मुझे तो लगता है कि कमजोर गर्दन की तलाश में रहते हैं हम लोग, समझे ना। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अभी हमें शर्म खानी चाहिए, हमें अपने मुल्क को आजाद बनाना चाहिए। आम आवाम इस वक्त महंगाई की हालत में पिस चुकी है, बेचारे पास एक टाइम का बिल। मैं आपको आज हैरान कुन बात बताऊं, मैं अगर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर देंगे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि मेरे पास 3 बिल आए आज। वो बिल उसकी यूनिट है जीरो यूनिट, और उनका बिल आ रहा है 2-2 हजार रुपए का। अब मुझे बताएं कि बिजली इस्तेमाल नहीं हुई, बिजली बंद है, मीटर काम नहीं कर रहा, वो जगह जो है वो अंडर रिपेयरिंग है तकरीबन 1-1.5 साल से, उसके ऊपर 0 यूनिट के ऊपर 2-2 हजार रुपए का बिल आ रहा है। आफ्ताब साहब आप कराची में माशाल्लाह इतने बड़े बिजनेसमैन भी हैं। सर हम जिस तरह रोज बिजली का बिल भरते हैं, हम रोज पेट्रोल का बिल भी भरते हैं। आज तक किसी ने चेक किया है कि पंपों पे सर कितनी चोरी हो रही होती है? हम जितना पेट्रोल ले रहे होते हैं, क्या हमारी गाड़ी की टंकी में उतना पेट्रोल एग्जैक्टली आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितनी मिलावट है? हमारे यहाँ तो सर हर चीज में 2 नंबरी है ना। तो सर इस 2 नंबरी को खत्म करने के लिए क्या कोई फरिश्ता आएगा अल्लाह की तरफ से, या हम इंसानों को सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है? सर कोई फरिश्ते तो आपको आएंगे, जहन में आएंगे, आपके दिल में आएंगे, आपको ताकीद करेंगे कि जी अच्छे काम करो, क्योंकि 2 फरिश्ते आपके कंधों पे बैठे हुए हैं। एक जो अच्छा काम करता है उसके अमाल लिखे जा रहे हैं, और जो दूसरा फरिश्ता है वो गलत काम कोई कर रहा होता है उसके अमाल लिखे जा रहे हैं। फरिश्ते तो आपके साथ हैं, लेकिन आप यकीन करें हमारा सजा और जजा का अमल था मुसलमान होने के नाते कि हमें इस दुनिया से जाने के बाद उसका हिसाब देना है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे अंदर से ये खौफ निकल गया, खुदा का खौफ निकल गया। आप बोतल लेके जाएं 1 लीटर की, उसको बोले 1 लीटर इसमें पेट्रोल डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि जी कितना डल रहा है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि बेसिकली हम बहसियत कौम जो है ना, क्योंकि लोग ये कहते हैं यार जब बड़े कर रहे हैं तो हमें करने में, छोटी चोरी करने में क्या हर्ज है। तो इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं करेंगे सही, तो हालात भी अल्लाह मियाँ तो हमारे हालात देखकर ही हमारे ऊपर फैसला करेगा। लेकिन आप यकीन करें, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं रोड पे निकलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लोगों के पास देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं, हर रोज बेचारे 2-4-6 तकाजा लेकर आते हैं कि साहब ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, बच्ची की शादी करनी है, कोई कहता है जी मेरे बच्चे की फीस भरनी है। बड़ी तकलीफ होती है, जो काम हमने करना था हम वो काम कर नहीं रहे, और जो काम इदारों ने करना था वो काम आवाम के खाते में डाल दिया गया है, समझे ना। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई एसएचओ तो एक एसएचओ लगा, तू पहले पुलिस में सिपाही था, फिर हवलदार हुआ, फिर तू एसएचओ लग गया, तो तेरे पास इतनी दौलत आई कहाँ से? कोई ये नहीं पूछता कि जी ये फौजी जो था ये तो फलाने गांव का एक गरीब आदमी का बेटा था, ये कर्नल ब्रिगेडियर बन गया, ऊपर तक गया, इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई, समझे ना। तब जब आप कोई एहतसाब नहीं होगा कि एक सिविलियन, एक अच्छा काम करने वाला शख्स, उसको कोई रिगार्ड नहीं है, उसको कोई रिवार्ड नहीं है, और दूसरी तरफ जो इदारे हैं उनके फौजियों को जमीनें भी मिलती हैं। इस वक्त कराची में आप चलें तो लगता है ऐसा कि आप पूरे डिफेंस में घूम रहे हैं। जिस जगह से घूमेंगे आपको एक इलाका नजर आएगा जो कहलाएगा ये कंटोनमेंट एरिया है। तो अब कराची जो है वो कंटोनमेंट है, जहां जाएं आपको कैंटोनमेंट नजर आएगा, तो फिर बेचारे सिविलियन। तो अब मुझे ये बता दें, आपको लगता है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का एहतसाब होगा? क्योंकि हम जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी अब बयानात देना शुरू हो गए हैं उनके खिलाफ कि वो तो मार्शल लॉ लगाना चाहता था, वो तो एक्सटेंशन चाहता था, वो तो इंटरिम पीरियड में अपना वक्त बढ़ाना चाहता था, ताकत के नशे में था। और हम जानते हैं नवाज शरीफ साहब की देरीना ख्वाहिश थी, वो लंदन से कहते आए हैं कि जनरल फैज, जनरल बाजवा, साकिब निसार, एहतसाब चुप करवा दिया गया था उन्हें। अब तो क्या उनकी ख्वाहिश आपको लग रहा है मौजूदा माहौल में पूरी होने जा रही है?
शायद वक्त ऐसा ही है कि उनकी सारी ख्वाहिशें आजकल पूरी होंगी? नहीं नहीं, कभी भी नहीं होंगी। देखिए जी, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जब तक हम कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि 2 साल तक कोई भी आदमी, चाहे वो वजीर है, चाहे वजीर आजम है, चाहे एमएनए है, एमपीए है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई एसपीआर का आदमी है, कानून तो है ना एक। आफ्ताब साहब देखें ना, जनरल फैज ने कानून की खिलाफ वर्जी की ना, वो रिटायरमेंट के 2 साल के बाद भी पीटीआई के राब्ताकार बने रहे। अच्छा, अगर उसने ये कानून की खिलाफवर्जी की ना, उसने एक बेवकूफी भी की ना, वो पाकिस्तान में बैठा रहा चकवाल के अंदर। अगर वो लंदन चला जाता, पेरिस चला जाता, ऑस्ट्रिया चला जाता, कहीं और चला जाता, तो फिर आप देखें, ये बात है कि जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, अब आप बाजवा साहब को कैसे पकड़ के लाएंगे, आप मुझे बताएं। कभी भी नहीं आएंगे। ये करना चाहिए ना। नवाज शरीफ और मुशर्रफ को भी नहीं पकड़ सके थे, इन्हें क्या पकड़ेंगे? तो सर यही तो बस बात है, जब सिविलियन को नहीं पकड़ सके तो फिर ये तो ताकतवर लोग हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स यकीनन नाने ॾिसणो युवा की एहतसाब जो अमल जो पाक फौज शुरू कयो आहे, जंहिंमें हिकिड़ो रिटायर्ड DGI रही चुकियो आहे, 2 ब्रिगेडियर अची विया आहिनि, हिकिड़ो कर्नल अची वियो आहे, अडियाला जो सुप्रिंटेंडेंट जेलर अची वियो आहे।